गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक। कंडीशन क्या देखो, सबसे पहली बात है ना कि आज की क्लास में जो हम बातें करने वाले हैं ना उसका नाम है साइंस में टॉप 160 सब्जेक्टिव। कहिएगा सर कि जो 160 सब्जेक्टिव ये है इसमें किस टाइप का सवाल है? तो इसमें आपको लघु प्लस दीर्घ उत्तरीय दोनों टाइप का सवाल है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में जो लघु प्लस दीर्घ उत्तरीय यानी 2 नंबर और 5 नंबर में जो पूछे जाते हैं सवाल, वो दोनों टाइप का सवाल है। और आज इसका जो हमारा है ना वो आपको कैमा क्लास है, तो ये चौथा क्लास है। हमने इसका पहले 3 क्लास ले चुके हैं। आप कहोगे कि सर हमने तो नहीं देखा, तो अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टॉप 160 सब्जेक्टिव का प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, तो जाओ वो लिंक पर क्लिक करो और सारे का सारे क्लासेस को कर देना धुआं धुआं, ताकि अब की बार हम सब का मिशन है 475 से पार करना और ये सपना को करना है साकार और अपनी मम्मी पापा की फिक्र को बदल देना है फक्र में मेरे दोस्त। ठीक है, तो क्लास को शुरू करने से पहले एक बार सबको ही कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, ताकि आप इस वीडियो को कभी भी क्यों नहीं देख रहे हो ये बात आप जरूर कमेंट करिएगा। कमेंट बॉक्स में 475 प्लस करके कमेंट करके क्लास को आगाज कर दीजिएगा। ठीक है सर, चलते हैं सर, हम लोग क्लास को कर देते हैं शुरुआत। हमने पीछे 3 क्लास ले चुके हैं जिसमें हमने टोटल 24 सवाल की हमने बातें की थी। ठीक है, और आज हमारा सवाल नंबर 25 से हम शुरुआत कर देते हैं। ठीक है, आइएगा। कहता है क्या सर, जरा गौर करना, टाइम कम है क्वेश्चन ज्यादा है। ठीक है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट पढ़ाई पे मकसद पे फोकस करते हैं। ठीक है, कहता है क्या सर कि प्राथमिक सेल एवं द्वितीयक सेल में मूल अंतर क्या है? प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल में मूल अंतर क्या है, हमें ये बतानी है सर। आप ये बात समझिएगा कि सर आखिरकार में प्राथमिक सेल होता क्या है और द्वितीयक सेल क्या होता है। जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि प्राथमिक सेल क्या होता है और द्वितीयक सेल क्या होता है, तब तक इसकी अंतर की हम चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन मेरे दोस्त, हम लोग सिर्फ और सिर्फ सवाल पे चर्चा करेंगे और जो सवाल है उसी पे हम चर्चा करेंगे। इससे हम बाहर चर्चा नहीं करेंगे सर, क्योंकि हमें करना है कम टाइम में ज्यादा सवाल का फोकस। ठीक है, आइएगा। क्या कहता है कि हमें आपको यहां पे आप डैश दे करके लिख सकते हैं कि प्राथमिक सेल एवं द्वितीयक सेल में मूल अंतर निम्नलिखित है। आप यहां पे डैश देकर के लिख सकते हैं कि प्राथमिक सेल एवं द्वितीयक सेल में मूल अंतर क्या है, निम्नलिखित है। 1 नंबर में आइएगा, कहता है क्या कि प्राथमिक सेल तुरंत विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है। प्राथमिक सेल जो है ना वो तुरंत क्या उत्पन्न करता है, तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है, जबकि द्वितीयक सेल पहले विद्युत देकर आवेशित करना पड़ता है, तब यह विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है। हमने क्या बोला है सर कि ये जो प्राथमिक सेल है ना वो तुरंत विद्युत वाहक बल उत्पन्न कर देता है। प्राथमिक सेल जो है वो तुरंत विद्युत वाहक बल उत्पन्न कर देता है। लेकिन ये द्वितीयक सेल में क्या होता है ना कि सबसे पहले द्वितीयक सेल को विद्युत दे करके उसको आवेशित किया जाता है। ये द्वितीयक सेल को विद्युत दे करके आवेशित किया जाता है और जब ये आवेशित हो जाता है तब ये विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है। तो पहला अंतर क्या हो गया सर? पहला अंतर ये हो गया है ना कि प्राथमिक सेल तुरंत विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है, लेकिन द्वितीयक सेल जो होता है ना वो द्वितीयक सेल में सबसे पहले विद्युत दिया जाता है। विद्युत देने के बाद उसको आवेशित किया जाता है, आवेशित करने के बाद वो विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है। तो हमने यही लिखा है यहां पे मेरे दोस्त कि प्राथमिक सेल तुरंत विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है, जबकि द्वितीयक सेल पहले विद्युत देकर आवेशित करना पड़ता है। द्वितीयक सेल को सबसे पहले विद्युत देकर के आवेशित करना पड़ता है, तब यह विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है। आइएगा सर अंतर नंबर 2 में। तब जब तक नहीं समझोगे अंतर में तो कैसे होगा रिजल्ट में परिवर्तन सर? सबसे पहले समझना पड़ेगा अंतर, तभी तो होगा रिजल्ट में परिवर्तन। आइएगा 2 नंबर अंतर, कहता है प्राथमिक सेल का उपयोग एक बार कर लेने के बाद बेकार हो जाता है। यहां पे मेरी बातों को समझिएगा, ये प्राथमिक सेल का जो उपयोग है ना सर, हम एक बार प्राथमिक सेल का उपयोग कर लेंगे ना तो वो खत्म हो जाता है। प्राथमिक सेल का जब हम एक बार उपयोग कर लेंगे तो वो खत्म हो जाता है, फिर उसको हम दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो हमने यही लिखा है कि प्राथमिक सेल का उपयोग एक बार कर लेने के बाद बेकार हो जाता है। प्राथमिक सेल का जो उपयोग है वो एक बार कर लेंगे ना तो वो बेकार हो जाता है। लेकिन फिर कहता है कि द्वितीयक सेल को बार बार पुनः आवेशित करने
करके उपयोग में लाया जा सकता है। क्योंकि देखो हमें यहाँ पर समझना कि प्राथमिक में क्या होता है ना कि इसको हम एक बार उपयोग कर लेंगे तो वो बेकार हो जाएगा, फिर इसको हम उपयोग में नहीं कर सकते हैं। लेकिन द्वितीयक सेल का क्या कारण है, तो द्वितीयक सेल जो होता है ना वो हम इसको एक बार उपयोग कर लेंगे द्वितीयक सेल को, इसके बाद फिर इसमें विद्युत दे करके उसको आवेशित कर लेंगे, फिर आवेशित करने के बाद उसको हम उपयोग कर लेंगे। ठीक है, तो हमने क्या बोला है सर, हमने बोला है पहला अंतर में क्या कि प्राथमिक सेल तुरंत विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है, प्राथमिक सेल जो है वो तुरंत विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है, जबकि द्वितीयक सेल पहले विद्युत देकर के आवेशित करना पड़ता है, तब यह विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है। आइएगा 2 नंबर में, कहता है प्राथमिक सेल का उपयोग एक बार कर लेने के बाद बेकार हो जाता है। प्राथमिक सेल का जब उपयोग है हम एक बार कर लेंगे तो वो फिर बेकार हो जाएगा, जबकि द्वितीयक सेल को बार बार पुनः आवेशित करके उपयोग में लाया जा सकता है। मतलब द्वितीयक सेल जो है ना उसमें फिर विद्युत को डाल देंगे, द्वितीयक सेल में विद्युत को डाल देंगे, जैसे विद्युत को डालेंगे ना तो द्वितीयक सेल पुनः आवेशित हो जाएगा, और जब पुनः आवेशित हो जाएगा तो पुनः उपयोग कर लेंगे। ठीक है, तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी, अरे एस या नो तो बोलो न जी, तो सवाल नंबर 26 की तरफ तो आओ ना जी। आइएगा क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, जरा गौर फरमाइएगा। एक बात को आप अपने दिल में रखिएगा मेरे दोस्त कि जब भी आप किसी भी चीज को पढ़ते हो ना तो ये सब्जेक्टिव है मेरे भाई। ठीक है, हमने आपको पहले ही बोला है कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको लिखना पड़ेगा। हम ये सब्जेक्टिव का पीडीएफ आपको हम फ्री में नहीं देंगे टेलीग्राम पे, फ्री में क्या हम टेलीग्राम पे इसको पीडीएफ देंगे ही नहीं, किसी को नहीं देंगे ये पीडीएफ। ठीक है, ये सब्जेक्टिव का जो पीडीएफ है हम आपको एक बार पढ़ा देते हैं, और आप एक बार अपने भविष्य के लिए नहीं तो अपनी मम्मी पापा की सपना को साकार करने के लिए इसको एक बार अपने कॉपी में लिख लेना। हम यहाँ पे एक बार पढ़ा देते हैं और आप इसको एक बार अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, और किसी का मजाल है रे कि तुम्हारे दिल और दिमाग से इस सवाल को कोई हटा देगा, कभी नहीं भूल पाओगे सर। ठीक है, तो एक बार हम पढ़ा देते हैं, फिर दोबारा वीडियो देख करके इसको एक बार लिख लेना है। ठीक है सर, बाकी क्लियर हो जाएगा। लेकिन और मैं आपको बता देना चाहता हूं सर कि हम आपके लिए लेकर के आए हैं, साइंस हो चाहे मैथ साइंस हो, चाहे सोशल साइंस हो, चाहे हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे इंग्लिश हो, ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स, जहां पे आपको सर चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव रहेगा। क्लास 10th का ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव रहेगा सर, जो कि उतना पढ़ लोगे ना तो उतना से बाहर तो आएगा ही नहीं। जितना वो पीडीएफ नोट्स में है उतना पढ़ लोगे ना सर तो उतना से बाहर आएगा ही नहीं आएगा सर। और पीडीएफ नोट्स का जो क्वालिटी है ना मेरे दोस्त, उसके बारे में जितना बोल देंगे उतना पड़ जाएगा, कम पड़ जाएगा। मेरे पास मात्र 4 पेज का डेमो के तौर पे, क्योंकि हमने खुद निकलवाया था अपने देखने के लिए। देख सकते हो सर, ऑब्जेक्टिव आपको इसी प्रकार से टाइपिंग किया हुआ रहेगा और सब्जेक्टिव आपको इस प्रकार से टाइपिंग किया हुआ रहेगा। ठीक है सर, हाँ, जिसका प्राइस आपको 299 रुपया है, लेकिन इसको कुछ दिनों के लिए हमने इसका प्राइस कर दिया मात्र 199 रुपया। ठीक है, तो आप इसको ले सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा ना कि आपके सामने एक नंबर दिखाई दे रहा होगा 7295074337, आपको उसी नंबर पे 199 रुपया पेमेंट कर देना है। पे फोन, गूगल पे, पेटीएम, किसी से भी आप पेमेंट करवा सकते हो, और पेमेंट करके उसका किसी से भी पेमेंट करवा सकते हो। ठीक है, उसका पेमेंट करके आपको उसी व्हाट्सअप नंबर पे उसका पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना है, और मैसेज में लिख देना है सर कि मुझे 10th का पीडीएफ नोट्स चाहिए। मिनट भर के अंदर में आपके पास सारा का सारा पीडीएफ सेंड हो जाएगा। बाकी आप मजे मजे में पढ़ते रहना और सिलेक्शन को 4 चांद लगाते रहना, ताकि अपनी मम्मी पापा की फिक्र को फक्र में बदल देना मेरे दोस्त। ठीक है, आइएगा। अच्छा, सवाल नंबर 26 का कहत है जी, तनी गौर फरमाइएगा, क्योंकि सवाल एकदम लल्लन टॉप है सर। कहता है क्या कि प्राथमिक सेल एवं द्वितीयक सेल के 3 उदाहरण दे। आए कहा है ना कि प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल के 3 उदाहरण देना है, पूछा है सवाल ही। इस सवाल में ट्रिपल स्टार मार देना सर, ये सवाल एकदम पूछा है मेरे दोस्त। आ जाइएगा सर, सबसे पहले हमको प्राथमिक सेल का 3 उदाहरण बता देंगे, फिर हम द्वितीयक सेल का 3 उदाहरण बता देंगे। क्या फिट है ना? आइएगा सर, पहला कहता है प्राथमिक सेल का उदाहरण। प्राथमिक सेल का पहला उदाहरण है शुष्क सेल। प्राथमिक सेल का पहला उदाहरण है शुष्क सेल। अच्छा, सूखा जो बैटरी होता है जिसमें पानी नहीं लगता है, वो सूखा बैटरी को जब तुम एक बार उपयोग कर लोगे ना तो उस सूखा बैटरी के अंदर वाला जो मसाला होता है ना वो जल जाता है, तो उसके बाद हम उसको दोबारा उपयोग नहीं करते हैं। जैसे घड़ी का बैटरी,
वो सब एक बार जल जाता है ना तो दोबारा उपयोग में नहीं आता है। तो हमने इसीलिए आपको बोला था कि शुष्क प्राथमिक सेल को एक बार उपयोग कर लेने के बाद दोबारा उपयोग में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि प्राथमिक सेल होता है सूखा सेल। ठीक है, तो प्राथमिक सेल का पहला उदाहरण क्या है? शुष्क सेल। दूसरा क्या है सर? लेक लांसे सेल। कौन सेल? लेक लांसे सेल। ठीक है, इसके बाद क्या है सर? डेनियल सेल। कौन सेल? डेनियल सेल। नहीं कहता है डेनियल बैट्रिक दो ना हमको। हाँ, पहला क्या है? शुष्क सेल, लेक लांसे सेल या फिर डेनियल सेल। ठीक है, आइएगा द्वितीयक सेल का उदाहरण में आइएगा। पहला क्या है? लेड एसिड सेल। कौन एसिड सेल? लेड एसिड सेल। दूसरा क्या है? निकेल आयरन सेल। तीसरा क्या है? निकेल कैडमियम सेल। हमने क्या बोला है कि शुष्क सेल प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल का तीन उदाहरण बताइए। तो प्राथमिक सेल का पहला उदाहरण क्या है? शुष्क सेल। फिर क्या है? लेक लांसे सेल। फिर क्या है? डेनियल सेल। द्वितीयक सेल का पहला उदाहरण लेड एसिड सेल, निकेल आयरन सेल या फिर निकेल कैडमियम सेल। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी? अरे एस या नो तो आओ न जी। तो सवाल नंबर 27 की तरफ थोड़ा सा गौर फरमाओ न जी। हमसे बोला क्रांति कोण क्या है? क्रांति कोण लगभग लोग जानते होंगे कि क्रांति कोण क्या होता है। जब आप जानते हैं सर क्रांति कोण क्या होता है तो आपका दायित्व बनता है कि इस क्वेश्चन को पढ़ लेना है, क्योंकि ये सवाल आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और बहुत बार पूछेगा भी, और उम्मीद रखना कि इस बार भी आएगा। कहता है क्या सर कि क्रांति कोण क्या है? क्रांति कोण क्या है? कहता है कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है और अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है, तब संगत आपतन कोण को क्रांति कोण कहते हैं। तब संगत आपतन कोण को क्या कहते हैं? क्रांति कोण कहते हैं। हमने क्या बोला है सर? हमने बोला है कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, कहां से कहां जी? चश्मा हिला के। कहता है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है और अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। जब प्रकाश सघन माध्यम से जाएगा विरल माध्यम में और अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री का हो जाएगा, तब संगत आपतन कोण को क्या कहते हैं? क्रांति कोण कहते हैं। ठीक है, हमने यही लिखा है सर कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है और अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है और अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है, तब संगत कोण को क्रांति कोण कहते हैं। चलिए आते हैं सवाल नंबर कितना? तो सवाल नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 को देखना और एक फील होगा। पता है क्या फील होगा? नहीं बताएंगे, तुम लोग ऑल बॉल फुटबॉल हो जाता है वरना। आ जाओ। कहता है क्या सर? जरा गौर फरमाना। श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़े प्रतिरोधों का लक्षण बताइए। अच्छा, हम कैसे बताएंगे कि कोई जो तार जुड़ी हुई है वो श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई है? हम कैसे बताएंगे कि कोई तार जो है वो समांतर क्रम में है? हम कैसे बताएंगे कि जो करंट जा रही है वो श्रेणी क्रम में करंट जा रही है? हम कैसे बताएंगे कि जो करंट जा रही है वो समांतर क्रम में करंट जा रही है? इसकी क्या लक्षण है हमको ये बताना है सर। आओ, हमें सबसे पहले समझना है क्या कि श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़े प्रतिरोधों का लक्षण बताइए। कहता है क्या सर कि समतुल्य प्रतिरोध सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। यानी श्रेणी क्रम का जो समतुल्य प्रतिरोध होता है ना, श्रेणी क्रम का जो समतुल्य प्रतिरोध होता है, श्रेणी क्रम का जो समतुल्य प्रतिरोध होता है उसके बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। ठीक है, डॉट 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 कहाँ तक जाएगा? तो Rn तक जाएगा। हमने क्या बोला है कि श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध सभी प्रतिरोधों के योग के क्या होता है? बराबर होता है। हमने यही बोला है सर। तो पहला लक्षण हमने क्या बताया है? पहला लक्षण ये है कि समतुल्य प्रतिरोध सभी प्रतिरोधों के योगों को क्या होता है? बराबर होता है। दूसरा लक्षण क्या है? सभी प्रतिरोधों से एक समान धारा प्रवाहित होती है। कहता है क्या कि जब कोई श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है ना तो सभी प्रतिरोधों से एक समान धारा प्राप्त होती है। हमने क्या बोला है कि जब कोई करंट जब कोई श्रेणी क्रम में जुड़ा रहेगा तो सभी करंट सभी प्रतिरोधों से समान धारा प्रवाहित होगी। हाँ, कहता है क्या कि सभी प्रतिरोधों से एक समान धारा प्रवाहित होती है। दूसरा क्या कहता है कि परिपथ में एक उपकरण के कार्य नहीं करने की स्थिति में अन्य उपकरण भी कार्य नहीं करता है।
सपोज डेट मान लो कि R1 कार काम नहीं कर रहा है तो R2 भी काम नहीं करेगा। यही बोला है क्या सर कि परिपथ में एक उपकरण के कार्य नहीं करने की स्थिति में, परिपथ मान लो कि ये वाला हमारा क्या है, करंट है सर, ये वाला जुड़ा हुआ श्रेणी, ये R1 है पहला प्रतिरोध, ये R2 है दूसरा प्रतिरोध, ये R3 है तीसरा प्रतिरोध। अगर ये काम नहीं कर रहा है, जब ये काम नहीं कर रहा है तो ये काम करेगा नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि जब यही वाला काम नहीं कर रहा है तो इसमें करंट जा पाएगा नहीं जा पाएगा, इसका मतलब ये भी काम नहीं करेगा, इसका मतलब ये भी काम नहीं करेगा। तो हमने क्या बोला है सर कि परिपथ में एक उपकरण के कार्य नहीं करने की स्थिति में अन्य उपकरण भी कार्य नहीं करता है। अगर परिपथ में एक उपकरण कार्य नहीं करता है तो अन्य उपकरण भी कार्य नहीं करेगा। हमने क्या बोला सर? हमने अभी 3 बातें आपको बोला है, तो जरा मेरे साथ बोलना और ये तीनों बातों की हम फिर से चर्चा करते हैं, ठीक है। पहला हमने क्या बोला है सर कि श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़े प्रतिरोधों का लक्षण बताइए। कहता है क्या कि समतुल्य प्रतिरोध सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। समतुल्य प्रतिरोध जो होता है वो सभी प्रतिरोधों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। दूसरा क्या है कि सभी प्रतिरोधों से एक समान धारा प्रवाहित होती है। श्रेणी क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों से एक समान धारा प्रवाहित होती है। तीसरा में हमने क्या लिखा है कि परिपथ में एक उपकरण के कार्य नहीं करने की स्थिति में अन्य उपकरण भी कार्य नहीं करती है। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी? अरे एस या नो तो बोलो न जी। तो सवाल नंबर 29 की तरफ तो बढ़ो न जी। ये सवाल नंबर 29 को बताने से पहले आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि अगर आपको ऑब्जेक्टिव का पीडीएफ चाहिए, जितना भी यूट्यूब पे क्लासेस चलते हैं उन सभी का अगर आपको ऑब्जेक्टिव का पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। मेरा टेलीग्राम आईडी है संदीप कुमार ऑफिशियल, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, वहां से जाकर के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। और हमारे इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो कर लेना। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है संदीप हाइफेन 18420। फॉलो मी, वरना रात के सपना में आएंगे और तुम्हारे सिस्टम को खराब करके चले जाएंगे। ठीक है सर, आइएगा। क्या कहता है जरा गौर फरमाइएगा। कहता है ना कि कार्बन एवं उसके यौगिकों का उपयोग अधिकतर कार्यों में ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है? कहत है ना जी, पता है क्या कहत है कि कार्बन एवं उसके यौगिकों का उपयोग, कार्बन और उसके यौगिकों का उपयोग अधिकतर कार्यों में ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है? कार्बन और उसके यौगिकों का उपयोग अधिकतर कार्यों में ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है? हमको ये पूछा है। क्या बोला है कि कार्बन एवं उसके यौगिकों का उपयोग, कार्बन एवं उसके यौगिकों का उपयोग अधिकतर कार्यों में ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है? हमको ये बताना है। आइएगा सर, कहता है ना क्या कि कार्बन एवं उसके यौगिकों का उपयोग अधिकतर कार्यों में ईंधन के रूप में होता है। इसके निम्नलिखित कारण है। कार्बन एवं उसके यौगिकों का उपयोग अधिकतर कार्यों में ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है? तो कार्बन एवं उसके यौगिकों का उपयोग अधिकतर कार्यों में ईंधन के रूप में किया जाता है, जिसका निम्नलिखित कारण है। 1-2 कारण से नहीं किया जाता, जिसका निम्नलिखित कारण है, बहुत सारे कारण है। ठीक है, तो हमसे बोला है क्या सर कि कार्बन एवं उसके यौगिकों का उपयोग अधिकतर कार्यों में ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है? और किया जाता है तो इसका बहुत सारा कारण है। ठीक है, पहला कारण में आना, कहता है ये दहन के फलस्वरूप अत्यधिक ऊष्मा देता है। जब कार्बन और उसके यौगिक को जब दहन होगा ना तो ये अत्यधिक ऊष्मा देता है, इसीलिए इसको अधिकतर कार्यों में ईंधन के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है, पहला क्या है सर, क्या कि ये दहन के फलस्वरूप अत्यधिक ऊष्मा देते हैं। मेरे साथ जरा बोलना कि ये दहन के फलस्वरूप अत्यधिक ऊष्मा देता है। दूसरा कारण क्या है कि इसमें कार्बन एवं हाइड्रोजन की मात्रा अधिक होने के कारण इसका ज्वलन ताप समान होते हैं। क्या बोला है कि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन की मात्रा अधिक होने के कारण इसका ज्वलन ताप समान होता है। किसके किसके कारण ज्वलन ताप समान होता है? तो कार्बन और हाइड्रोजन के कारण इसका जो ज्वलन ताप होता है वो क्या होता है? समान होता है। हमसे क्या बोला है? हमसे बोला है ना सर कि इसमें कार्बन एवं हाइड्रोजन की मात्रा अधिक होने का कारण इसका ज्वलन ताप क्या होता है? समान होता है। आपसे पूछेगा कि कार्बन और उसके यौगिकों का उपयोग अधिकतर कार्यों में ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है? तो पहला जो इसका रीजन है वो इसका दहन
ये दहन के फलस्वरूप अत्यधिक ऊष्मा देता है। जब इसको हम लोग दहन करते हैं तो ये क्या करता है, अत्यधिक ऊष्मा देता है। दूसरा क्या रीजन है कि इसमें कार्बन एवं हाइड्रोजन की मात्रा अधिक होने के कारण इसका ज्वलन ताप समान होता है। इसमें कार्बन एवं हाइड्रोजन की मात्रा अधिक होने के कारण इसका ज्वलन ताप जो होता है वो क्या होता है, समान होता है। ठीक है, आइएगा इसका अंतर, इसका एक और होगा रीजन हम बता देते हैं। इसका भी 2 रीजन और है। तीसरा रीजन इसका क्या है कि इसका कारखाना आसान, इसका रख रखाव आसान है। कहता है क्या कि इसका जो रख रखाव है वो आसान है। कार्बन एवं उसके यौगिकों का जो रख रखाव है वो क्या है, आसान है। मतलब कहीं पे उसको हम रख सकते हैं, इसके लिए हमको कोई चीज़ की आवश्यकता नहीं है। जैसे हमको सोडियम कहीं ले जाना है तो अगर हम सोडियम को अगर कहीं रखना चाहेंगे तो इसको हमको केरोसिन के तेल में ही रखना पड़ेगा। जैसे हम सोडियम को केरोसिन तेल से बाहर निकालेंगे तो वो लहकना चालू हो जाएगा। तो कार्बन और उसके यौगिक में ऐसा कुछ एक्सेप्शन नहीं है कि आप इसको रखने के लिए, इसके लिए आपको बहुत सारा व्यवस्था करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हमें क्या बोला है कि इसका रख रखाव क्या है, आसान है। फिर कहता है कि इसके दहन का नियंत्रण संभव है। इसके दहन का जो नियंत्रण है वो क्या है, संभव है। ठीक है, इसके दहन का जो नियंत्रण है वो क्या है, संभव है। तो चारों बातों को फिर से एक बार हम सबको बोलना है और साथ ही साथ बोलना है। ठीक है, आइएगा हमने पहला रीजन क्या लिखाया है, कहता है कार्बन एवं उसके यौगिकों का उपयोग अधिकतर कार्यों में ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है। कहता है कि कार्बन एवं उसके यौगिकों का उपयोग अधिकतर कार्यों में ईंधन के रूप में होता है। इसके निम्नलिखित कारण है। पहला कारण क्या है मेरे दोस्त, पहला कारण कहता है ना क्या, पहला कारण क्या कहता है कि ये दहन के फलस्वरूप अत्यधिक ऊष्मा देता है। जब कार्बन और उसके यौगिकों को दहन किया जाता है ना तो वो अत्यधिक ऊष्मा देता है। दूसरा रीजन क्या है, इसमें कार्बन एवं हाइड्रोजन की मात्रा अधिक होने के कारण इसका ज्वलन ताप क्या होता है, समान होता है। इसमें कार्बन एवं हाइड्रोजन की मात्रा अधिक होने के कारण इसका ज्वलन ताप जो होता है वो क्या होता है, समान होता है। इसमें कार्बन एवं हाइड्रोजन की मात्रा अधिक होने के कारण इसका जो ज्वलन ताप होता है वो क्या होता है, समान होता है मेरे दोस्त। ठीक है, इसका तीसरा रीजन आइएगा, कहता है कि इसका रख रखाव आसान है, इसके दहन का नियंत्रण संभव है। ठीक है, तो सवाल नंबर 30 की तरफ आइएगा। क्वेश्चन नंबर 30 को देखना, और इससे पहले कि आप एक बात को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि ये क्लास आपको कैसा लग रहा है। सच में ये क्लास अगर आपको अच्छा लग रहा है ना मेरे दोस्त, तो शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और आपको एक बात और हम बता देना चाहते हैं सर कि आप सभी के लिए थोड़ा सा एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जो आपके भाई हैं, साथी हैं, दोस्त हैं, जो भी आपके परिवार में हैं, जो CBSE से एग्ज़ाम देना चाहते हैं 10th का, तो CBSE की क्लासेस अब आपके लिए शुरू होगा। ठीक है, CBSE का जो क्लासेस है वो आपको होगा शुरू कितना तारीख से, तो वो आपको बस 1 अक्टूबर से स्टार्ट होगा, जिसका चैनल का नाम है रिजल्ट विद संदीप। तो हम तो यही कहेंगे ना सर कि आप हो चाहे आपके कोई दोस्त हो या चाहे आपके कोई भाई हो, ठीक है, आप हो या चाहे आपके कोई दोस्त हो या फिर आपके चाहे कोई भाई हो, अगर CBSE बोर्ड एग्जाम 2024 में देना चाहता है तो आज से आप तैयार हो जाओ। और आपके लिए रिजल्ट विद संदीप कुछ करना चाहता है तो आपके लिए सर देखो CBSE का कितना बड़ा मोटा हमने गाइड लेकर के आया है। तो आप लोग अपने अपने भाइयों को बोल देना, सबको आगाज कर देना और रिजल्ट विद संदीप से जुड़ जाना। ठीक है, जहाँ पे आपकी क्लासेस होंगे। ठीक है, चलो आइएगा अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है क्या कि जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है। अच्छा, जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है, बड़ा हैवी सवाल बोला है जी। कहता है कि जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है। अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है, आइएगा तनी फोड़ देते हैं इसको। कहता है जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है। तो कहता है ना सर कि अम्ल केवल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं। क्या बोला है कि बोला है ना सर कि अम्ल केवल जल में घुलकर, अम्ल जो है वो केवल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है। हमने क्या बोला है सर, बोला है ना कि अम्ल केवल जल में घुलकर, अम्ल जो है वो केवल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है। हाइड्रोजन आयन की उपस्थिति के कारण अम्लों का व्यवहार अम्लीय होता है। अतः जल
अतः जल की अनुपस्थिति में हाइड्रोजन आयन नहीं बनाते हैं। इसका कारण अम्ल अपना अम्लीय व्यवहार नहीं करता है। अम्ल अपना अम्लीय व्यवहार नहीं करता है। ठीक है, हमसे सवाल क्या पूछा था कि जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है। जब जल की अनुपस्थिति होता है तो अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है। अगर कोई अम्ल है, अगर उसमें जल की मात्रा नहीं रहेगा तो वो अपना व्यवहार अम्लीय की तरह नहीं देगा। क्यों नहीं देता है? जितना भी पदार्थ खट्टा होता है ना मेरे दोस्त, उसमें जल की मात्रा होता है, द्रव की मात्रा होता है। जितना भी पदार्थ खट्टे होते हैं, जितने भी चीज खट्टे होते हैं, खाने में स्वाद में खट्टे होते हैं, उसमें सभी में जल की मात्रा होती है। क्या मैंने सही बोला ना? हाँ। ये क्लास आपको कैसा लग रहा है सर? अगर सच में ये क्लास अगर आपको अच्छा लग रहा है ना तो ये कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, और शिद्दत और प्यार और मोहब्बत से अपने अपने सभी दोस्तों के पास शेयर भी कर देना। ठीक है, आइएगा क्या कहता है कि जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है। तो कहता है क्या कि अम्ल केवल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं। क्या बोला है कि अम्ल केवल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं। कहा है कि अम्ल केवल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं। हाइड्रोजन आयन की उपस्थिति के कारण अम्लों का व्यवहार अम्लीय होता है। हाइड्रोजन आयन की उपस्थिति के कारण ही अम्लों का व्यवहार अम्लीय होता है। जब तक उसमें हाइड्रोजन आयन उपस्थित नहीं रहेगा तब तक वो अम्लीय नहीं होगा। न अम्ल का फॉर्मूला ये होता है कि जो H+ आयन देता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे अम्ल कहते हैं। इसका फॉर्मूला, इसका परिभाषा ही होता है मेरे दोस्त। ठीक है, तो हमने क्या बोला है कि अम्ल केवल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं। हाइड्रोजन आयन की उपस्थिति के कारण अम्लों का व्यवहार अम्लीय होता है। अतः जल की अनुपस्थिति में हाइड्रोजन आयन नहीं बनाते हैं। जब जल नहीं रहेगा ना सर तो उसमें हाइड्रोजन आयन बनाएगा ही नहीं। जब जल नहीं रहेगा तो हाइड्रोजन आयन नहीं बनाएगा। तो इसके कारण अम्ल अपना अम्लीय व्यवहार नहीं करता है। ठीक है, आइएगा सवाल नंबर कितना, 31 नंबर की तरफ। 31 नंबर सवाल क्या कहते हैं जी, तनी गौर फरमाइएगा। ये सवाल में इतना ज्यादा दम है ना सर कि आपका सिस्टम को खराब कर देगा। और सच ये है ना सर कि ये सवाल आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सवाल के बारे में जितना बोल देंगे ना उतना कम पड़ जाएगा। तो हम तो यही कहेंगे ना मेरे दोस्त कि आज से आप सब कुछ त्याग दो और अपनी पूरी दुनिया बना लो। अपनी पूरी आंखों में जो ख्यालें आते हैं, दिल में जो ख्वाब आते हैं, फ़ोन पे जिनका कॉल आता है, उन सारे को छोड़ छाड़ करके अपना घर बसा लो इसे, और अपना घर इसे बसा लो और अपनी मम्मी पापा की फिक्र को फ़क्र में बदल दो। हम तो यही कहेंगे सर। आइएगा जरा क्या कहता है। कहता है ना सर क्या कि शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलती है। अच्छा, कहा है कि शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलती है। तुम कहोगे मास्टर ऐसा सवाल तुम कहाँ से लाता है। ये सवाल आता है मैं नानी घर से। बकलोल, अरे सब कुछ आपके बुक में है, जो आपको चाहिए, जो आपको पढ़नी चाहिए वो सब कुछ आपके बुक में है, बट इसको निचोड़ने आनी चाहिए कि हमें कैसे पढ़नी है मेरे दोस्त। क्योंकि कहता है ना सर इस दुनिया में इंसान 3 तरह के होते हैं। ये पूरे दुनिया में इंसान 3 तरह के होते हैं। पहला इंसान वो होते हैं जो बोलते हैं और अपने वादे के अनुसार करके दिखाते हैं, और दूसरा इंसान वो होते हैं जो बोलते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं, और तीसरा इंसान ये होते हैं जो बोलेगा नहीं और करके दिखा देगा मेरे दोस्त। तो आप इस बात को अपने दिल में रखिएगा। ये पूरे दुनिया में 3 तरह के इंसान है। पहला इंसान वो होते हैं जो बोलते हैं और करके दिखा देते हैं। दूसरा इंसान वो होते हैं जो लंबा लंबा फेंक देगा और करेगा कुछ है नहीं। और तीसरा इंसान वो होते हैं जो बिना बोलेगा नहीं लेकिन आपके सामने करके दिखा देगा।
और उस हालात को समझना मेरे दोस्त। मैं आपको बताता हूं ना सर कि जब हम 2023 में 10th का बच्चे का एग्जाम दिला रहे थे ना सर, तो मैंने सबको कह दिया था कि साइंस में 110 सब्जेक्टिव तुम पढ़ लो। हमने पिछले बार मात्र 110 सब्जेक्टिव करवाए थे साइंस में, लघु प्लस दीर्घोत्तरीय, और बच्चे ने किया। और सोचो सर, अगर सवाल नहीं लड़ता तो क्या मेरा स्थिति क्या होता। यहां तक ये होता कि आप भी हमें पहचान नहीं पाते। तो सर टीचर का असली जो पहचान होता है वो बच्चे का रिजल्ट होता है, क्योंकि हमारे भविष्य जो है वो आपके रिजल्ट में छुपा हुआ होता है। तो वो दुनिया के हर वो टीचर चाहता है कि मेरे बच्चे का भविष्य अच्छा हो, तभी टीचर का भविष्य अच्छा होगा। ठीक है, आइएगा अगले सवाल की तरफ। हमने बहुत कुछ बोल दिया, माफ करना मेरे दोस्त। आइएगा, क्या कहता है? कहता है ना सर क्या कि शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलती है? कहता है शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस में हाइड्रोजन आयन नहीं होता है। शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस में क्या नहीं होता है? तो शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस में हाइड्रोजन आयन नहीं होता है। हमसे बोला है ना सर क्या कि शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस में हाइड्रोजन आयन नहीं होता है, इसीलिए यह अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित नहीं करती है। जब इसमें हाइड्रोजन होगा ही नहीं तो क्या हाइड्रोक्लोरिक गैस अम्लीय का गुण देगा? नहीं देगा, नहीं देगा मेरे दोस्त, क्योंकि अम्ल का मतलब ही होता है जो H+ आयन देता है। तो कहता है कि शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस में हाइड्रोजन आयन नहीं होता है। शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस में हाइड्रोजन आयन नहीं होता है, इसीलिए यह अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित नहीं करती है। जब इसमें हाइड्रोजन नहीं होती है तो अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित नहीं करेगी। फिर कहता है क्या? जिसके कारण लिटमस पत्र का रंग नहीं बदलती है। जब यह अम्लीय का गुण बताता ही नहीं है तो लिटमस पत्र का रंग कैसे बदलेगा? यह अम्लीय का गुण बताता ही नहीं है तो लिटमस पत्र का रंग कैसे बदलेगा? जब ये अम्लीय गुण बताएगा तभी तो लिटमस पत्र का रंग बदलेगा मेरे दोस्त। चलिए आते हैं सवाल नंबर 32 की तरफ। ठीक है, हम प्रत्येक क्लास में आपको 8-8 सब्जेक्टिव करवा रहे हैं। ठीक है, एक क्लास में 8 सब्जेक्टिव प्रत्येक क्लास में। तो आज आपका अंतिम क्लास है। आज की क्लास का मतलब अंतिम सवाल ये है। ठीक है, बाकी हम आपको अगले क्लास में फिर शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 33 से। ठीक है, आइएगा क्या कहता है? कहता है ना सर क्या कि वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? अच्छा, वायु में जलाने से पहले कहता है क्या कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है, हमको ये बताना है सर। कहता है क्या कि मैग्नीशियम धातु सामान्य ताप पर नम वायु की उपस्थिति में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। पता है क्या बोला है सर? कहता है ना क्या कि मैग्नीशियम धातु समान ताप पर, कौन धातु? तो मैग्नीशियम धातु समान ताप पर नम वायु की उपस्थिति में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, जो Mg मतलब मैग्नीशियम रिबन के ऊपरी सतह पर जमा रहता है। मैग्नीशियम रिबन के ऊपरी सतह पर क्या जमा रहता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसीलिए नम वायु जमा हुआ रहता है, इसीलिए वायु में जलने से पहले श्रेष्ठ पत्र मतलब रेगमाल से रगड़ कर साफ कर दिया जाता है, ताकि आसानी से ऑक्सीजन से संयोग कर सके, ताकि आसानी से क्या कर सके? ऑक्सीजन से संयोग कर सके। ठीक है, फिर से एक बार हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 को। जरा दिल से समझना और अच्छे से समझना। ठीक है, आ जाइएगा। कहता है वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? कहता है मैग्नीशियम धातु समान ताप पर नम वायु की उपस्थिति में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, जो मैग्नीशियम रिबन की ऊपरी सतह पर जमा रहता है। इसलिए इसे वायु में जलने से पहले श्रेष्ठ पत्र मतलब रेगमाल से रगड़ दिया जाता है ताकि आसानी से ऑक्सीजन से संयोग कर सके। तो आप जरा बताना सर कि आज की क्लास आपको कैसा लगा? सच में ये क्लास अच्छा लगा ना मेरे दोस्त? तो अगला क्लास को देखने के लिए इस चैनल पे पहली बार आए हो तो शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक बार सबको ही कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना रिजल्ट का मतलब SK साइंस क्लासेस। दिल से कमेंट कर देना मेरे दोस्त। ठीक है, बाकी थैंक यू, लव यू। फिर मिलते हैं हम
शाम को 8 बजे लाइव क्लासेस में, फिर सुबह को 7 बजे SST का क्लासेस चल रहे हैं, ठीक है। फिर शाम को 6 बजे हम तो पढ़ा ही रहे हैं, ठीक है। तो बाकी सारे क्लासेस हम आपके लिए ला रहे हैं, तो आपको तैयार रहना है अपनी मम्मी पापा की फिक्र को फक्र में बदलने के लिए मेरे दोस्त, क्योंकि मेरा पहचान आपसे है और आपका पहचान आपका रिजल्ट से होगा मेरे दोस्त, ठीक है। बाकी थैंक यू। बस हम तो हमेशा से कहता हूं ना मेरे दोस्त कि एक टीचर का जो पहचान होता है ना वो बच्चे से होता है, और बच्चा का जो पहचान होता है वो बच्चे के रिजल्ट से होता है मेरे दोस्त। क्योंकि जिस दिन आपका रिजल्ट होगा ना तो लोग आपके नाम से ज़्यादा आपके रिजल्ट से आपको पहचानेंगे, और टीचर का जो पहचान होता है वो बच्चे से होता है कि उस टीचर का बच्चा मतलब कितना सक्सेस किया है लाइफ में। तो हम तो हमेशा से कोशिश करते हैं कि आपके भविष्य में 4 चांद लगाने के लिए, आपकी सपना को साकार करने के लिए मैं अपनी खून की कतरा भी बेच दूंगा मेरे दोस्त, बट आप पढ़िए, ठीक है। बाकी थैंक यू, लव यू। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना।